जो 100 करोड़ से लेके 999 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और उसमें उनके प्रस्ताव में 1000 लोगों से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव होगा। चुनाव के इन मौके पर इस तरह का प्रोत्साहन नीति का मतलब कैबिनेट से स्वीकृति दिलाना बिल्कुल ही चुनावी स्टंट है। आज ज़मीन की वैल्यू इतनी हो गई है कि उन लोगों की नज़र इस पर पड़ रही है और नीतीश जी की नीयत में बिल्कुल खोट है। वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। गन फैक्ट्री जो है वहाँ चालू किया जाए, उसका कैंपस है, उसमें ज़मीन है, ठीक है, और बैरन पड़ा हुआ है। तो हम तो ये मांग करते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में इस काम को किया जाए। आंकड़े के बारे में नीतीश सरकार बहुत ही अविश्वसनीय सरकार है। कह दिया कि हम 10 लाख रोजगार दे दिए, तो उसमें तो 3 लाख रोजगार या उससे कुछ अधिक टीचर में तो पता चला, लेकिन बाकी 5 लाख रोजगार कहाँ दे दिए। तो आप जोड़ते बैठ जाइए। और यहाँ औद्योगिकरण बहुत ही ज़रूरी है। औद्योगिकरण नहीं होने के कारण बिहार के करोड़ों लोग पलायन करते हैं और यहाँ उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। कि जब आईटी इंडस्ट्री का मैसूर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में और महानगरों में, यहाँ तक कि दिल्ली में जब नया इमरजेंस हो रहा था, तो उसमें आईटी सेक्टर में जॉब, इंजीनियर्स के जॉब का क्या था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 12, अब 12 से 16 गुना में परिवर्तन होता था। तो ऐसा ही क्यों नहीं हुआ कि सिविल इंजीनियर्स बिहार चलो। जब इतना मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो यहाँ जॉबलेस ग्रोथ, माने ऐसा विकास जो रोजगार पैदा नहीं करे। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी और नमस्कार, मेरा नाम मनीलाल है। तो विमर्श न्यूज़ ने उस दिन ही ये बात प्रस्तावित कर दिया था कि बिहार में अंतिम समय में, चुनाव के समय में नीतीश कुमार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को वास्तविक बनाने के लिए कुछ पैकेज घोषित किया, बहुत एम्बिशियस और मैसिव पैकेज। अब ये घोषित कर सकते थे तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया, या 15 साल पहले क्यों नहीं किया। तो पैकेज उन्होंने घोषित किया कि ज़मीन देंगे, और कितनी ज़मीन देंगे, तो जो 100 करोड़ से लेके 999 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और उसमें उनके प्रस्ताव में 1000 लोगों से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव होगा। तो उनको वैसे प्रस्ताव पर स्वीकृत करने के बाद सरकार ज़मीन देगी 10 एकड़, और जिनका इससे अधिक होगा, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रस्ताव देंगे और 10,000 रोजगार जनरेट, प्रत्यक्ष रोजगार जनरेट करने का जो प्रस्ताव देंगे, उनको सरकार 25 एकड़ ज़मीन देगी। अन्य इंसेंटिव्स भी देगी, जैसे कि स्टेट जीएसटी को माफ़ करना, कि यह इतना देर से इतना ज़रूरी प्रस्ताव आया है, तो यह वास्तविक है कि नहीं है, ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट के तौर पर जैसे बिजली माफ़ किया गया, तो उसमें तो है कि सबको बिजली 125 यूनिट माफ़ होगा और उस हिसाब से बिलिंग हो रही है। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन को 400 से 1100 कर दिया गया, या अन्य विकलांग या अन्य तरह के लोगों को जो सरकार पेंशन देती थी प्रति माह 400, उसको 1100 किया गया, वो तो मिल रहा है। लेकिन यह कितना वास्तविक है। तो मनीलाल जी, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मनीलाल जी का अपना ग्राउंड रियलिटी या जो विसंगतियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, सब पर निगाह रहता है और उसी के साथ इसको देखना पड़ेगा। मनीलाल जी। हाँ, जो बात हो रही है कि हाल ही में 2 दिन पहले मंगलवार को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2025 की नीतीश जी ने कैबिनेट में इसको स्वीकृति प्रदान की। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव का समय है, 1 महीना के बाद, हो सकता है 15 दिन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, और चुनाव के इन मौके पर इस तरह का प्रोत्साहन नीति का मतलब कैबिनेट से स्वीकृति दिलाना बिल्कुल ही चुनावी स्टंट है। वैसे भी अभी जो वर्तमान सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, उनकी विश्वसनीयता बहुत सारे तथ्यों में, बहुत सारी बातों में कम हुई है। ये बात बिल्कुल सच है कि हाल के दिनों में बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने, जैसा कि प्रियदर्शी जी ने बताया कि इन्होंने जो वृद्धा पेंशन है
विकलांग पेंशन है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, बिजली में जो 125 यूनिट का उन्होंने कहा कि निःशुल्क देंगे। और अभी आप पर डे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ घोषणाएं हो रही है जिसमें नौकरी देने की बातें हुए। और जो संविदा कर्मी हैं, यहाँ करीब करीब 3.5 से 4 लाख जो संविदा कर्मी हैं, उनके वेतन में 10, 20, 30% की वृद्धि की जा रही है। ये सारे चीज़ चुनाव के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग विशेष रूप से कह रहे हैं कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की बात जहाँ तक है, ये बिल्कुल चुनावी स्टंट है और इससे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कुछ उनके उद्योगपति मित्र लोग हैं, उनको उद्योग लगाने के नाम पर, रोजगार को प्रोत्साहन देने के नाम पर उनको ज़मीन मुहैया करा दी जाएगी और वे कुछ दिन के बाद वो अपने उद्योगों को बंद कर देंगे, ज़मीन उनको मिल जाएगी तो फिर कोई पूछने वाला नहीं हो और स्वतः उनको लाभ इसका मिलेगा। अभी इसके पहले भी कई उदाहरण हैं। आपको फारबिसगंज में घटना हुई थी 10 साल पहले, जहां बियाडा जो लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराती है उद्योग के लिए, उसने जितनी ज़मीन दी एक उद्योगपति को, वो बड़े राजनीतिक के रिश्तेदार थे, तो उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा उसके चार दीवारी बनाने में बियाडा ने खर्च किया, खर्च कर उस उद्योगपति को दिया। और हाजीपुर सहित अन्य बिहार के क्षेत्रों में ये भी बात सामने आई है कि उद्योग के नाम पर बहुत सारे लोगों को ज़मीन दे दी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उद्योग बंद हो गया और ज़मीन औने पौने दाम में उनको मिल गया और ज़मीन को मालिक वे उद्योगपति हो गए। आप उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि आपको खुद सारण जिले में 70 एकड़ ज़मीन जो मरहोड़ा चीनी मिल था, उस ज़मीन को ये लोग इधर से उधर क्या कर रहे हैं कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, औने पौने दाम पर किसी को उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी सुविधाएं दी जाएगी वो निवेश में, आपको ये कह रहे हैं कि 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले को, वो आपको 1000 करोड़ का निवेश करने वाले को 10 एकड़ मुफ्त ज़मीन देंगे। तो ये हो सकता है कि प्रारंभिक दौर में 1000 लोगों को रोजगार देने की बात कर दे, लेकिन इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं रह जाएगा और उनको 10 एकड़ मुफ्त ज़मीन मिला। आज ज़मीन की वैल्यू इतनी हो गई है कि उन लोगों की नज़र इस पर पड़ रही है और नीतीश जी की नीयत में बिल्कुल खोट है। वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और इससे बिहार का कोई भला नहीं होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि चुनाव के समय में बहुत सारी घोषणाएं होती है और उसका कुछ नहीं होता है। और वैसे मेरा जहां मानना है, नीतीश जी ने आज तक जितनी भी घोषणाएं की है उसका उन्होंने कोई पूरा नहीं किया है। आप बंदोपाध्याय कमेटी को ले लीजिए, समान शिक्षा प्रणाली की बात को ले लीजिए, बिहार में जो भी किए हैं उसका आपका सफल क्रियान्वयन नहीं हुआ है और एक चुनावी स्टंट बनकर रह गया है। इसीलिए पूरे तरह से इनका ये जो निवेश प्रोत्साहन पैकेज है वो संदिग्ध है और मुझे लगता है कि ये आगे यह सफल नहीं हो पाएगा। और ये ज़मीन पर लोगों की नज़र है और उद्योग लगाने के नाम पर सब उद्योगपतियों को मिल जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं की उन्होंने घोषणा की है, उसमें जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको भी जो ESI और EPF वगैरह में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इन सारी जो पूरे पैकेज की घोषणा की गई है, इससे मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ चंद लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ कंपनियों को फ़ायदा होगा। ठीक है मणि जी, आप जितना जो बातें कह रहे हैं उससे तो हम लोग पूरी चर्चा को कट शॉर्ट करके ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को चलाने में रुचि ले रहा हूँ। इसके बहाने हम लोग जो रियलिटीज़ है, वास्तविकताएं हैं, अधिक से अधिक जानें। इस चर्चा का जो दूसरा पहलू है वो मेरे ख्याल जेहन में आ रहा है। हमें याद है कि हम लोग, यहाँ तक कि मैंने विमर्श न्यूज को भी देखा है कि इस कैंपेन में रहे हैं कि मुंगेर का गन फैक्ट्री चालू करो, और जब मद्रास में तोप कारखाना आया, जब गुजरात में सेना के लिए तोप का कारखाना खोला गया, ये 2 मौके थे। उस मौके पर हम लोगों ने कहा कि ये मुंगेर में क्यों नहीं खुला। मुंगेर एक गन फैक्ट्री है, पुराना गन फैक्ट्री है, वहाँ अच्छे कारीगर थे, अभी भी हैं, और कुछ लोग चोरी का माल बनाने में ये छुप करके वहाँ पर अच्छे क्वालिटी का गन बनाते हैं और उसकी कीमत होती है। तो वहाँ गन फैक्ट्री था, ऐतिहासिक गन फैक्ट्री था, और वो पूरे भारतवर्ष में उसका स्थान था। भारत और पाकिस्तान दोनों देश को मिला दिया जाए तो अंग्रेज़ों के ज़माने से स्थान था।
तो गन फैक्ट्री जो है वहाँ चालू किया जाए। उसका कैंपस है, उसमें ज़मीन है, ठीक है, और बैरन पड़ा हुआ है। तो हम तो ये मांग करते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में इस काम को किया जाए। दूसरी बात इधर के दिनों में फिर से उठ रही है, 1984 में आकर के आपको 1920 में जो डालमिया नगर बना था, डेहरी ऑनसन स्टेशन के पास डेहरी इलाके में डालमिया नगर एक 1200 एकड़ ज़मीन का, ये 25 और 10 एकड़ की बात छोड़ दीजिए, 1200 एकड़ का एक कैंपस बना था और अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। और वहाँ डालमिया ने इन्वेस्टमेंट किया था और एक साथ 6 उद्योग और कुल मिला जुला के सब्सिडरी मिला करके 12 उद्योग यहाँ चलते थे। और उसके पास अपने आप में उस कैंपस में सब कुछ था, मतलब गेस्ट आए उनके लिए भी था, जो रह रहे थे हर वर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों के रहने के लिए था। अच्छी संख्या में 10,000 से कम नहीं, 15,000 से कम नहीं लोगों को रोजगार उसमें मिला था डालमिया नगर में, वो 1200 एकड़ ज़मीन पर, ठीक है। तो ये 84 तक आते आते वो लोग, उनके परिवार के लोग, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसमें पहले के उद्योगों का जो बंद होने का माने जेन्युइन कारण से भी, और कुछ परिवार की अगली पीढ़ी, मतलब डालमिया के परिवार की अगली पीढ़ी जो आई, उन लोगों के चकल्लसबाजी और अन्य लापरवाही की वजह से वो फैक्ट्री नहीं चलने के कगार पर आ गई। तो फैक्ट्री में जिनका इंटरेस्ट था, वर्कर थे, अधिकारी थे, सब चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसको ले अपने हाथ में या मदद करे। तो इधर ये बात उठ रही है कि डालमिया नगर कैंपस है और अभी तक वो बैरन नहीं है, क्योंकि क्वार्टर्स में जो है पुराने लोग अपना जगह बना करके रहते हैं। तो डालमिया नगर फैक्ट्री को शुरू किया जाए, ये मांग हो रही थी। इसके साथ साथ एक और मांग मुझे इसी के साथ तुरंत याद आती है, रसवंती जो फूड प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, तो रसवंती को चालू किया जाए। क्योंकि रसवंती जब आया था तो उस समय रसवंती के समय एकमात्र मैंगो प्रोडक्ट था, वो था माजा। और फ्रायलाल चौक पर एक दुकान था जो कि लोकल मैंगो प्रोडक्ट देता था, 2 हमको याद है, माजा ही था। बाद में ये सब फ्रूटी वगैरह जो है पैकेज आने लगा, बोतल में आम आता था और माजा था वो शीशे के बोतल में। तो जब रसवंती ने शीशे के बोतल में आम का जूस देना शुरू किया, तो हमारे बॉम्बे के मित्र जो यहाँ आए, उन लोगों ने पीते ही कहा कि असली आम है, सिंथेटिक आम नहीं है। मुझे याद है कि रसवंती का पैक्ड मैंगो पल्प हम गिफ्ट भिजवाए हैं, और उस गिफ्ट को मैंने एक्सचेंज में दूसरे व्यक्ति ने जो गिफ्ट मुझे दिया, तो उसने कहा कि ये गिफ्ट की कीमत इतनी अधिक है, ये आधा किलो मैंगो पल्प का, मैंने आपको जापान की बात है। तो एनीवे एक बढ़िया प्रोडक्ट ये बना रहे थे, लीची का पल्प, मैंगो का पल्प, और बहुत अच्छा पैकेजिंग, 3 पैकेजिंग, ठीक है। तो अभी जो आपको केवल मॉर्टन फैक्ट्री जो बंद हो गई मरोड़ा में, लेकिन मॉर्टन मैक्टर ब्रांड है, और वो लोग क्या होते हैं कि वो फ्रूट्स का टुकड़ा जो है पैकेजिंग करते हैं, उससे बहुत अच्छे क्वालिटी का रसवंती चलाता था, उसको चालू किया जाए। तो मैंने 3 का तो आपको याद दिला दी। इस तरह से शुगर मिल, डालमिया का भी एक शुगर मिल था, डालमिया का भी अपना शुगर मिल था, लेकिन इसके अलावे शुगर मिल में चलिएगा कि गुरारू का शुगर मिल में चलिएगा तो पचरुखी का शुगर मिल, सिवान के पास का शुगर मिल, यहाँ बिहटा के पास का शुगर मिल, और इस तरह से करते करते चंपारण के 7 शुगर मिल जिसमें से बंद हुए और फिर कुछ चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश शुगर मिल बंद हो गए। इनके चालू करने की बात कर रहे थे। तो जब चालू करने की प्रक्रिया होगी तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंटरेस्ट देखेगा, ठीक है, करप्शन भी होगा। तो हमारा इस पर जोर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एक तरफ हमारी चाहत है, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, अब एक गप होता है, यही हम इसी बात से समाप्त करेंगे अपनी बात। गप होता है कि चार्टर अकाउंटेंट जब इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोजेक्ट देता है तो बताता है अगर कि 4 साल में आपकी कंपनी मुनाफा में आने लगेगी, तो ये गप है, और वास्तविकता कितना है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग बताएंगे। तो वह जो मालिक है वो कहता है कि 4 साल में मुनाफा देने लगेगा, तुम्हारी क्या ज़रूरत है इसमें, ये तो हम भी बता सकते हैं। मतलब ये है कि कंपनी शुरू हो उसके पहले ही लगी हुई पूंजी के बराबर पैसा आ जाए और मुनाफा में चला जाए, ये इस तरह का प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है कि उसके नाम पर ज़मीन हासिल कर लिया जाए, और इस पैकेज में आप ये जब भी शुरू होता खतरा ही खतरा रहता, लेकिन अभी जब शुरू हुआ है तो माने सिर्फ और सिर्फ खतरा है ये हम तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन बड़ा खतरा है कि यह अपने लक्ष्य को तो हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरा एक खतरा है आंकड़े का। आंकड़ा
आंकड़े के बारे में नीतीश सरकार बहुत ही अविश्वसनीय सरकार है, बहुत अधिक अविश्वसनीय। उसने जो ह्यूमन चैन बनाया है उसका हम लोग आकलन करते थे तो 4 लाख लोग ह्यूमन चैन में आए तो उन्होंने कहा 2 करोड़, और फिर कुछ दिनों के बाद 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़। अभी आंकड़ा क्या है कि इन्होंने रोजगार दिया है, माने रोजगार देने वाला बिहार सबसे प्रॉस्परस, सबसे संभावना वाला प्रांत है, जिसने बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में टीचर की बहाली की थी। बहुत एब्सर्ड किस्म की बहाली हुई थी, बाद में प्रोसेस होते 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 कुछ करेक्शन किया गया। अगर शुरू से ठीक से होता तो वो एक बिहार में शिक्षित करने का संस्थान बनता। स्कूल अभी क्या है कि स्कूल से पढ़ के निकलने वाले बच्चे हैं वो डिग्री प्राप्त लिटरेट होते हैं, शिक्षित नहीं, मात्र लिखते 10-10 का, और टीचर भी उसमें कई लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक रोजगार देने वाला प्रांत है। लेकिन रोजगार देने वाले प्रांत में इन्होंने करते करते कह दिया कि हम 10 लाख रोजगार दे दिए, तो उसमें तो 3 लाख रोजगार या उससे कुछ अधिक टीचर में तो पता चला, लेकिन बाकी 5 लाख रोजगार कहाँ दे दिए। तो आप जोड़ते बैठ जाइए, बिहार एकदम इतना कोरा कागज है कि कुछ हो रहा है तुरंत दिखेगा, और हम जितना गौर करते हैं उसमें हमको नहीं लगा कि आंकड़ा। उससे ज़्यादा बात हुई कि इधर उन्होंने कह दिया कि उससे ज़्यादा नंबर बता दिया, और ये भी बता दिया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, और 1 करोड़ रोजगार देंगे तो नारों में चला आया कि नीतीश जी 1 करोड़ रोजगार में से आधा दे दिए हैं, 50 लाख बोलने लगे। अभी हम देख रहे हैं ये चुनावी स्टंट। तो 1 करोड़ रोजगार की मांग जब हम लोग पिछले इलेक्शन के मैंने ये प्रस्ताव देते थे कि बिहार में 5 वर्ष के अंदर 1 करोड़ रोजगार के अवसर जनरेट किए जा सकते हैं, तो इस चुनाव में तो इसको नीतीश जी का चुनावी स्टंट बन गया। और जब चुनावी स्टंट बन गया तो 1 करोड़ रोजगार का जो आकांक्षा है और मांग है और उसके लिए योजनाएं हैं वह रद्दी के टोकरी में चली जाएंगी, और नीतीश कुमार का स्टंट जो है ऊपर चला आएगा। तो इससे हम एग्री करते हैं कि बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मनीलाल जी इस पर तो ध्यान देगा ना, होगा ना, कि बिहार में चूंकि लोग उपभोग करते हैं, कंज्यूमर हैं, तो उत्पादन भी यहाँ होना चाहिए, और नहीं तो पूरा पश्चिम से माल आएगा और पश्चिम जाएंगे लोग गाड़ियों में लद करके, पश्चिम ही नहीं जाएंगे। पहले पूरब तो जाते ही थे, पश्चिम दक्षिण हर दिशा में, उत्तर कश्मीर तक, इधर क्या पंजाब तक जाने लगे लोग मजदूर। तो मजदूर जाएंगे वहाँ काम करने, और तरह तरह के संयंत्रों में, कारखाना में, निर्माण काम में, सब जगह काम करेंगे, और दूसरी तरफ से ये करेंगे। और तो ये एक समस्या है। माने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जरूरी है ना। ये नारा है कि हर कोस पर, 2 कोस पर एक कारखाना होना चाहिए, छोटा छोटा कारखाना होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उसमें प्रत्यक्ष रोजगार जितना भी हो, मतलब 100 लोगों को ही एक कारखाना में मिले, लेकिन अप्रत्यक्ष रोजगार उससे 5 गुना या 10 गुना लोगों को मिलता है। और अगर वह आपको फूड प्रोसेसिंग का मसला है, खेतों से जो माल उपजता है, तब तो वो उसका इम्पैक्ट और भी पूरे इलाके पर पड़ता है, क्योंकि उसको माने कच्चा माल चाहिए खेतों से या बागीचों से। तो उस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जहाँ एक तरफ ये आकांक्षा है, तो नीतीश कुमार उसमें से कुछ पैकेज दे रहे हैं, तो उस पैकेज का इस तरह से मूल्यांकन किया जाए कि हमारी मांग जो है वो डब्बे में नहीं चली जाए। और हम पीछे आप जिस तरह से कह रहे हैं उससे तो लगेगा कि हमको विड्रॉ कर देना पड़ेगा, कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की मांग ही करना बंद कर दें, क्योंकि इससे दलाल लोग, धनी लोग एम्पावर्ड होंगे। हाँ, मेरा कहना ये नहीं है। बिहार के लिए खास करके एक पिछड़ा राज्य है, और यहाँ औद्योगिकरण बहुत ही ज़रूरी है। औद्योगिकरण नहीं होने के कारण बिहार के करोड़ों लोग पलायन करते हैं, और यहाँ उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था, उदाहरण के रूप में बहुत सारी योजनाएं हैं। एक नुरू में एक योजनाएं हैं, जवाहरलाल नेहरू शहरी योजनाएं करके हैं, जिसमें वो आपको व्हीकल वगैरह खरीदने के लिए और सार्वजनिक जो परिवहन के साधन खरीदने के लिए, बस वगैरह खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और मुझे याद है कि बिहार में पटना से छपरा एक अभी जो वर्तमान में वो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, एमएलसी है, उन्होंने कई बसों का, सैकड़ों बसों का खरीद किया, और 5 महीना चलने के बाद वो उनको चूँकि मिल गया, वो प्रोत्साहन राशि का उन्होंने जो अनुदान मिला उसका फ़ायदा उठाया, और सारी बसें बंद हो गई। तो इस तरह के खतरे हैं, और ख़ास करके इसलिए कह रहे हैं कि 2005 से नीतीश जी है और अभी 2025 चल रहा है। इस बीच में इन्होंने इसकी घोषणा 5 साल पहले भी करते हैं, और 2 महीना 1 महीना पहले इस तरह के पैकेज की घोषणा इसलिए संदिग्ध लग रही है क्योंकि बिहार में इन्होंने कृषि के संबंध में
कृषि मैप बनाया, कृषि के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। कृषि कार्यालय का जो अब हेडक्वार्टर बना हुआ है, वो लोग देख कर आश्चर्यचकित होकर रहे थे कि भाई इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है तो यहाँ का कृषि का विकास भी हुआ होगा। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इसलिए मेरा संदेह है कि ये 1-2 महीना पहले जो इन्होंने घोषणा की है, इसमें थोड़ी बदनीयती मालूम पड़ती है, क्योंकि इसे एक लंबा समय लगता है। औद्योगिकरण या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए एक लंबे समय इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और इच्छा शक्ति रहने पर वो लागू होता है। और अभी जब सरकार के अंतिम बारी है, उस समय में यह घोषणा की जाती है, तो इस पर थोड़ा सा सवाल उठता है। ठीक है मणिलाल जी, मैं भी अभी अंत में बहुत संक्षेप में बात करूंगा। एक बार में हम लोग इस विषय पर पूरी बात नहीं कर सकते हैं। रोजगार पैदा किया जा सकेगा, इस पर आप डाउट कर रहे हैं, और मेरा भी बहुत डाउट रहा है। उसकी वजह है कि मुझे लगता था कि बिहार में जितना कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, विनिर्माण नहीं निर्माण काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, तो उसमें यही हमारे इस जगह से, ऑफिस से 1 किलोमीटर दाहिने आपको अशोक राजपथ है, बांस घाट है, और उससे 2 किलोमीटर उधर गंगा है। और गंगा में इसके बीच में देखते देखते, मतलब पिछले कुछ वर्षों में, 5 या 7 वर्षों में, कोरोना काल के बाद से जब मैं उस इलाके में सुबह में कई बार जाता था, तो अब पूरा मेरीन ड्राइव बन चुका है। और वो मेरीन ड्राइव का मतलब हुआ कि 27 किलोमीटर तक 4 मंजिला बिल्डिंग धारा प्रवाह बन गया, और उसको अब 125 किलोमीटर करने वाले हैं। उधर कोइलवर से जोड़ेंगे और इस तरफ आपको शायद बख्तियारपुर मकामा तक जोड़ेंगे, 125 किलोमीटर का। अब इतना मैन्युफैक्चरिंग यही हुआ। इसके पहले पटना में अगर आकाश से फोटो लिया जाए तो पटना की छवि क्या थी, गोलघर या शहीद स्मारक। अब आकाश से कोई भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए फ्लाईओवर्स की तस्वीर ली जाती है और वही उस किताब के मुख्य पृष्ठ पर लगता है। तो पटना फ्लाईओवर्स का सिटी हो गया। और इस तरह यहाँ हुआ, उसी पैमाने पर अन्य जगहों पर नहीं हुआ। लेकिन 4 लेन सड़कें, अभी पटना से डोभी पहुँचने का मतलब था कि 4 से 5 घंटा, अभी बहुत आराम से 2 घंटा में आप पहुंच सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है, कई क्षेत्रों में हुआ। उसका भी बहुत गतिरोध है कि पहुंचिएगा शहर में तो इन करने के जगह पर काफ़ी दिक्कत होगा। मुजफ्फरपुर से गुजरिएगा तो पूरा 4 लेन है, मुजफ्फरपुर शहर में ही आप फंसे रहिएगा। तो एक विकास कार्यों का एक विध्वंसात्मक स्वरूप भी ये साथ साथ, या कोअर्सिव स्वरूप लेकर के ये लोग चलते हैं। लेकिन ये काम हुआ। लेकिन जब ऐसा हुआ तो आप गौर कीजिए कि जब आईटी इंडस्ट्री का मैसूर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में और महानगरों में, यहाँ तक कि दिल्ली में जब नया इमरजेंस हो रहा था, तो उसमें आईटी सेक्टर में जॉब, इंजीनियर्स के जॉब का क्या था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 12, अब 12 से 16 गुना में परिवर्तन होता था, प्रतिशत में नहीं। और कई गुना जॉब हुआ। वो आंकड़े मैं आपके सामने नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जॉब जनरेट करने का। इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो पढ़े लिखे नए वर्ग के लोग हैं, तो वो उन लोगों को क्या है कि आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाता है। इसके पहले बैंकिंग में जॉब मिलता था। तो ये जॉब का ग्रोथ हुआ। तो ऐसा ही क्यों नहीं हुआ कि सिविल इंजीनियर्स बिहार चलो, जब इतना मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो यहाँ जॉबलेस ग्रोथ, माने ऐसा विकास जो रोजगार पैदा नहीं करे, ऐसा इन्फ्लेशन जो रोजगार पैदा नहीं करे। पहले होता था कि जब रोजगार बढ़ेगा तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, एक अवस्था कि रोजगार भी नहीं बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, रोजगार घटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ का एक ये है। उसमें नीतीश कुमार को कहीं से ये बात समझ में आ गई कि लोग जो है इतना पैसा खर्च हुआ और उससे जो लोगों को, एक वर्ग को या बड़े हिस्से को ही लाभ मिला, लेकिन लोग पूछने लगे कि इस सब से तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, सड़कों से चढ़ करके हम लोग दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो इसके बाद नीतीश कुमार को ये फ्रेम समझ में आया। उनके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों में कोई उल्लेखनीय नाम नहीं है, कोई कल्पना सिंह अधिकारी नहीं है, कोई कल्पनाशील मिनिस्टर नहीं है उनके आसपास। उनके कोठरी में जितने नाम आते हैं, उनके सुबह के शाम के भूंजा पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं, कोई भी ऐसा कल्पनाशील लोग नहीं है। बात करने वाले लोग हैं, गोल गोल बात करने वाले लोग हैं, और पैसा खर्च होता है। पैसा कई गुना खर्च हो रहा है, एक्चुअल टर्म्स में भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन की वजह से तो बढ़ा ही, तो खर्च हो रहा है बिहार में।
तो इसमें क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ का मसला है, उसमें इन्होंने एक स्टंट शायद मारा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है कि औद्योगिकरण की जो इन्होंने नीति लाई है और जो इन्होंने प्रोत्साहन योजना देने और उद्योगपतियों को देने की बात कही है, तो उसको सही से उसको क्रियान्वित करे और लोगों को इस पर कोई भी योजना जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिकों का शिकार बन जाती है, तो इस पर ये रोक लगाने का कोशिश करे और इसका प्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ मिले औद्योगिकरण का, न कि ज़्यादा लाभ उद्योगपतियों को मिलकर ही रह जाए। इस योजना पर उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। इससे अच्छी बात और बिहार के लिए क्या हो सकती है। और मैं शुभकामना देता हूँ कि ये जो नीति लाए हैं और इनके क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन करने में हमें उम्मीद है कि ये सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग नमस्कार। मिलेंगे फिर।